हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तल्डा, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। चलिए, स्वागत है आपका नए वीडियो में जो काफ़ी बच्चे वेट कर रहे थे। ठीक है, स्ट्रैटेजी फॉर एसएलसीएम। ठीक है, एसएलसीएम को कैसे हम प्रिपेयर करें फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस दिसंबर 23 एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में मुझे बात करनी है, बट जो रेलेवेंट है मैं उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन करूंगा, जो मेरे तरफ से मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है ज़्यादा काम की है, जिससे आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, एक पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि इसमें मैं इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स या कौन से चैप्टर आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, इस टाइप के सजेशंस मैं नहीं देने वाला हूँ। तो अगर आप ऐसी एक्सपेक्टेशन से वीडियो ओपन कर रहे हो तो आप वीडियो बंद कर दीजिए, कुछ और देखिए। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो लाइक कर देना फटाफट। कमेंट बॉक्स मैंने ऑफ रखा हुआ है ऑलरेडी, तो आप ज़्यादा मुझसे डिस्कशन नहीं कर पाओगे। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो अच्छे से सुने। बहुत सारे पॉइंट्स पे मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा, बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझाऊंगा, मेरा पूरा एक्सपीरियंस आपको अच्छे से बताऊंगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पूरा मुझे अच्छे से सुने, पूरा वीडियो आखिरी तक देखें और नोट डाउन करते जाएं। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें आपको नोट डाउन करते रहनी पड़ेगी ताकि आप बाद में भूल ना जाएं। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो है, जो मैं काफ़ी पहले भी बता चुका हूं और मुझे लगता है अभी भी मैं सही समय पे हूं ये चीज़ बताने के लिए, कि काफ़ी बच्चे मैं देख रहा हूं कि लॉ सब्जेक्ट है, उनको पता है कि लैंग्वेज मैटर करती है, स्टिल वो अपनी लैंग्वेज में, मतलब अपनी लैंग्वेज में लिखना अलाउड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं वो नहीं कह रहा हूं। चार्ट फॉर्म में काफ़ी बच्चे लिखते हैं। चार्ट फॉर्म में जैसे हम पढ़ाते हैं ना, मैं भी काफ़ी जगह चार्ट्स या छोटे छोटे एरो डायग्राम्स बनवाता हूँ, बट वो रेगुलर स्टडी के वक्त में बनवाता हूँ समझने के लिए। इट्स नॉट फॉर एग्जाम्स। अगर मैं कोई एक सिचुएशन है या कोई एक पैराग्राफ है जिसमें एक सिचुएशन है और मैं उसका कोई एरो डायग्राम बना के दे रहा हूँ कि ये ऐसा हुआ तो ऐसा करेगा, ऐसा हुआ तो ऐसा करेगा, ये ऐसा हो तो ऐसा करेगा, तो ये आप एग्जाम में नहीं लिख सकते। ये सिर्फ वो सिचुएशन को समझने के लिए था, जो हम रेगुलर स्टडी में जब हम क्लॉज बाय क्लॉज, सिचुएशन बाय सिचुएशन, रेगुलेशन बाय रेगुलेशन हर चीज को समझते हैं, तब ये एरो डायग्राम्स, चार्ट्स और ये सब काम में आता है। एंड इट रियली हेल्प्स टू अंडरस्टैंड और ग्रास्प द टॉपिक, और उसको रिटेन करने में भी इसलिए हेल्प होती है। बट इट इज नॉट फॉर एग्जाम्स। आप सिर्फ वो डायग्राम पढ़ के एग्जाम में नहीं जा सकते। तो काफ़ी बच्चे गलती कर रहे हैं, छोटे छोटे एरो डायग्राम जो हम टीचर्स बनवाते हैं या इवन रिवीजन क्लासेस में भी बनवाते होंगे, वो सब चीज़ें एग्जाम के लिए आप नहीं पढ़ सकते। मतलब ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं ये पढ़ के ये लिख के आ जाऊंगा। इट इज़ नॉट फॉर राइटिंग इन द एग्जाम्स। ठीक है, सोचना भी नहीं, आपको लिखना प्रॉपर लॉ की लैंग्वेज में है, प्रॉपर पैराग्राफ्स, प्रॉपर पॉइंट्स में डिवाइड करके अच्छे से आपको आंसर प्रेजेंट करना होता है। ये चार्ट फॉर्म में, समरी फॉर्म में आप नहीं लिख पाओगे। अब मेरा पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है, रीड इन द सेम वे विच यू विल बी राइटिंग इन द एग्जाम्स। अगर आप समरी पढ़ के जा रहे हो, एरो डायग्राम्स पढ़ के जा रहे हो, तो वहां पे भी आप यही सब करोगे। समझ रहे हो? मतलब जैसा आप पढ़ते हो वैसा आप वहां लिख के आते हो। तो बच्चों को ये ध्यान नहीं है कि यार वो क्या कर रहे हैं, कितना बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं, उनको अभी बिल्कुल समझ ही नहीं है इसकी। जो टीचर जो बोल रहा है वो फॉलो करके आगे बढ़ते हैं। खुद का दिमाग भी थोड़ा लगाओ। अगर आपकी, इसमें मैं दो कैटेगरीज में बांटूंगा बच्चों को। ऐसे बच्चे जिनके पास वरदान है कि जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, वो कुछ भी पढ़े वो बहुत अच्छे से लिख के आ सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा वरदान है, आपको पता रहता है किसके पास ये वरदान है, उसको पता रहता है। तो अगर आप कुछ भी समरी पढ़ो, एरो डायग्राम पढ़ के जाओ और आप उसको अपनी लैंग्वेज में, लॉ की लैंग्वेज में लिख सकते हो, कर सकते हैं। काफी बच्चे हैं, मैं इसलिए उसको रिकॉग्नाइज कर रहा हूं। मैं सिरे से नकार नहीं रहा हूं कि नहीं कोई भी बच्चा ऐसा नहीं कर सकता है। बच्चे पढ़े लिखे हैं, बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छा बेस है और उनके पास ये वरदान है कि वो लिख सकते हैं वहां पे, इतने प्रेशर सिचुएशन में और इतने कम समय में वो सब ये कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप कर सकते हो तो ठीक है, ये पॉइंट आपके लिए नहीं है, ये पॉइंट आपके लिए नहीं है। ठीक है, लेकिन जिनको पता है जिनको आईना पता है कि यार मेरी हालत खराब है, इंग्लिश मेरे से संभलती नहीं है, ग्रामर मेरा संभलता है नहीं, और मैं वहां पे इतने प्रेशर में चीजें नहीं लिख पाऊंगा, आए ख्याल में, तो वो लोगों के लिए बहुत बड़ी गलती है, जो कि मेजोरिटी बच्चे इसी कैटेगरी में होते हैं। सबके पास ये वरदान नहीं होता है। तो आप
करना क्या चाहिए, आप पूरा लॉ ही पढ़ो, पूरे पूरे लाइंस पढ़ो, पूरे पूरे जब हम लाइंस पढ़ते हैं ना तो वो रिटेन रहता है, और वैसा ही कुछ फिर आप लिखने की वहां कोशिश करोगे। अगर आप एरो डायग्राम्स या समरी चार्ट से पढ़ोगे तो फिर आप उसको नहीं लिख पाओगे मेरे हिसाब से। बहुत टाइम या तो आप ले लोगे, कन्वर्जन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, उससे आपका पेपर छूट सकता है, पेपर आपको लेंदी लगेगा, या फिर आप ग्रामेटिकली काफ़ी गलत चीज़ें लिख के आओगे, और अगर मतलब ही बदल गया ना तो आंसर गलत माना जाता है और आपको 0 मार्क मिल सकता है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो अगर आप लॉ की लैंग्वेज में ही पढ़ के जाओगे, लॉ की लैंग्वेज में ही रिवाइज करके जाओगे, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप थोड़ा सा लॉ की लैंग्वेज, या जैसा आप पूरा पूरा पैराग्राफ, पूरा पूरा लाइन, पूरा पूरा पढ़ते हो, आप पूरा पूरा लिखने की कोशिश करोगे। आए ख्याल में? क्योंकि मैंने काफ़ी पेपर्स देखे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ये मेरे कोई मतलब सपने का वो नहीं बता रहा हूँ, मैंने एक्चुअली बहुत सारे बच्चों की एक्चुअल आंसर शीट देखी है जो उन्होंने आरटीआई या आईसीएसआई के थ्रू मंगवाई थी। पास बहुत सारे अटेम्प्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने देखा और मैंने वो बच्चों को भी बताया, ये क्या लिख के आ गए हो तुम? इसके बलबूते तुम ये सोच रहे हो कि 5 में से 4 मिलेंगे या 5 में से 3 मिलेंगे। भैया वो 5 में से 1 मार्क वाला ही है। समरी लिख के आया था वो, समरी ऊपर ऊपर से, और वो मतलब इतनी लॉ लैंग्वेज भी नहीं लग रही थी। लॉ लैंग्वेज मतलब एटलीस्ट लॉ के थोड़े वर्ड्स तो यूज करो ना, लिखो अपनी लैंग्वेज में, लेकिन एटलीस्ट यू शुड यूज सम टेक्निकल वर्ड्स। अब वो टेक्निकल वर्ड्स क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि आप पढ़ते ही नहीं हो ना। जब हम समरी चार्ट्स बनाते हैं, जब ये चार्ट्स बनाते हैं ना, बेसिक पर्पज इज टू सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफिकेशन के चक्कर में हम उसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिख देते हैं जिसमें कुछ भी लॉ के वर्ड्स नहीं होते। वो लॉ के वर्ड्स होने चाहिए, और वो कब होंगे? जब आप लॉ का वो लैंग्वेज पढ़ के जाओगे, तभी आप वो लॉ के वर्ड्स को इनकॉर्पोरेट कर पाओगे अपने आंसर्स में। इसीलिए काफी बच्चों को 4 में से 1, 5 में से 1, 8 में से 2, 7 में से 2, ये है ना, ये इसीलिए ही है। टाइम लगेगा आपको एडमिट करने के लिए, बट ये बहुत बड़ा ब्लंडर है जो मैं 2-3 अटेम्प्ट से, काफी अटेम्प्ट से बता रहा हूं। वो पहले मैं 1 to 1 बताता था, मुझे लगता था यार यूट्यूब पे बोलूंगा मतलब नेगेटिव रिएक्शन भी मिलता है, काफ़ी लोग बहुत एक्सट्रीम ओपिनियंस भी रखते हैं। ठीक है, मैं एक्सट्रीमिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई भी चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं करता हूँ, मैं बैलेंस वाला बंदा हूँ। मैं दोनों को बैलेंस करने की हमेशा कोशिश करता हूँ हर चीज़ में। तो इसीलिए पहले मैं 1 to 1 बोलता था और उन्हीं को बोलता था जो पूछते थे। बट धीरे धीरे जब मैंने इतने सारे आंसर शीट देखे, जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये बहुत ही रैम्पेंट है, बहुत ज़्यादा बच्चों का लो स्कोर 20 मार्क्स, 25 मार्क्स, 30 मार्क्स इसीलिए आ रहा है क्योंकि वो आंसर्स ही उस क्वालिटी के लिख के आ रहे हैं, और उनको लग रहा है कि वो अच्छी क्वालिटी है। किसी ने उनको बताया नहीं है कि यार ये सब बहुत एवरेज आंसर्स हैं। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मोर देन 50 मार्क्स बाय राइटिंग एवरेज आंसर्स। काफी बच्चों ने तो लिटरली वहां डायग्राम या चार्ट बना के आ गए थे, एरो डायग्राम लिख के आ गए थे। वो ऐसा हुआ तो ऐसा, ऐसा हो तो ऐसा, तो भैया 5 में से 1 ही मिलेगा। एरो डायग्राम थोड़ी आंसर में लिख सकते हैं, नहीं मिलते हैं मार्क्स। कुछ समझ में आ रहा है? तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। मैं चाहता हूं आप इसको थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचें, होश रख के दिमाग चला के अच्छे से आप करें। जोश जोश में बहुत गलतियां हो जाती हैं, जोश ज़्यादा समय टिकता नहीं है। ठीक है, तो होश में रहें, होश से, और बहुत डिसीजन लेते समय बहुत ध्यान दें। ठीक है, तो आप क्या लैंग्वेज में लिखने वाले हो, कहाँ से पढ़ने वाले हो, बहुत मेजर डिसीजंस होते हैं जो आपके मार्क्स उन्हीं से डिसाइड होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट पे थोड़ा बस ध्यान देना, ये मेरी रिक्वेस्ट है एज अ टीचर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं कि पार्ट बी पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ये तो आपको काफ़ी पहले से ही पता होगा, मैं भी काफ़ी बार बता चुका हूँ, और ये बहुत ही ऑब्वियस भी है कि पार्ट बी जो है, जो कैपिटल मार्केट वाला पार्ट है, उसमें एक तो क्या है कि सिलेबस का जो कंटेंट है वो काफ़ी कम है, काफ़ी क्लोज्ड एंडेड सिलेबस है, क्योंकि वो कैपिटल मार्केट है, वो कंसेप्चुअल बेस्ड पूरा टॉपिक है, वहां लॉ नहीं है। आपको पता ही होगा सिक्योरिटीज लॉ में पूरे लॉज हैं, कैपिटल मार्केट में मोर और लेस कंसेप्ट ज्यादा दिए होते हैं, कंसेप्ट को बिल्ड करने की वहां कोशिश की गई है। तो कैपिटल मार्केट पूरा कंसेप्चुअल है, वहां लॉ बहुत कम है, बेयर लॉ, बेयर रेगुलेशंस काफी कम है, और सिक्योरिटीज लॉ में भर भर के पूरा लॉ दिया हुआ है, कंसेप्ट काफी कम होते हैं वहां। तो इसीलिए कैपिटल मार्केट वाला जो पार्ट है, पार्ट बी, वो काफी इजी है समझने के लिए, पढ़ने के लिए, रिवाइज करने के लिए काफी इजी है, लैंग्वेज काफी इजी है, और सब कंसेप्चुअल है। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा मगअप नहीं करना है, कंसेप्ट अगर आपको याद है तो आप काफी चीजें लिख सकते हो। दूसरा कि
आप उसको पूरा कंप्लीट कर सकते हो। 100% सिलेबस आप आईसीएसआई के मटेरियल से कवर कर सकते हो, इतना लिमिटेड सिलेबस है, जो कि पार्ट ए में पॉसिबल नहीं। पार्ट ए में अगर आप मॉड्यूल से पढ़ने गए, वो कवर ही नहीं होता, बहुत वास्ट है। और फर्स्ट रीडिंग में फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ रहे हो, आप माइट भी कवर अप कर लो। मैं एग्जाम की बात कर रहा हूं कि एग्जाम आते आते जब आप फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, वो जो सिलेबस फिर कम होते जाता है, उसका जो फिल्ट्रेशन होते जाता है, और एग्जाम तक आप जितना पढ़ के जाते हो वो काफी कम ही रहता है। कि पार्ट ए जितना मॉड्यूल में दिया हुआ है ना, उतना एग्जाम के समय आप कवर कर ही नहीं सकते। आ रहा है ख्याल में? तो कवरेज पार्ट ए की धीरे धीरे कम होते जाती है। जब आप पहली बार पढ़ते हो, लेक्चर्स के थ्रू पढ़ते हो, आपकी कवरेज ज्यादा ही रहेगी, आपको सब समझ में आ जाता है, लेकिन फिर उसमें धीरे धीरे आप भूलते जाते हो चीजों को, बाद में आप रिवाइज नहीं करते हो, तो आपका कवरेज धीरे धीरे एग्जाम आते आते काफी कम हो जाता है। ठीक है, ये चीज मैं कह रहा हूं पार्ट बी में होने मत देना, कि पार्ट बी में जो आप पहले पढ़ रहे हो आखिरी तक आप उतना पढ़ सकते हो। सिलेबस काफी कम है और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। मुझे लगता है बहुत ज्यादा स्कोरिंग है पार्ट बी, और आपको उसको पहले ही एग्जाम में भी पहले सॉल्व करना चाहिए, रिवीजन के समय भी पहले रिवाइज करना चाहिए, और फोकस पूरा पार्ट बी पे ही आपका रहना चाहिए। जो आपका पासिंग का बेस है वो पार्ट बी से ही आराम से आ सकता है। ठीक है, चलो फिर आते हैं कि भाई काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, हिट अ 6 ऑन फुल टॉस एंड अंडरस्टैंड द गेम। ठीक है, एग्जाम का जो गेम है ये आपको समझना है। गेम आप तभी जीत पाओगे जब आप गेम को समझ रहे हो। इसमें गेम में क्या है, जब मैं मेरा ऑब्जर्वेशन बताता हूं, जब मैंने आंसर शीट्स देखी, मैंने एक ऑब्जर्व किया कि यार हर बच्चे को लगभग हर आंसर में 1.5 से 2 मार्क ही है। ऐसा लाइन, स्ट्रेट लाइन है, सब में लगभग उतने ही मार्क्स है। केस स्टडी है तो भी उतने ही मार्क है, प्लेन क्वेश्चन है तो भी उतने ही मार्क है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो भी उतने ही मार्क है। अरे ये क्या बात हुई, सोच के देखो। अरे भाई जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन आ रहा है, चलो मैं मानता हूं कि आपका आधा या उससे ज्यादा पेपर केस स्टडी बेस्ड होता है। मोस्टली पार्ट ए की बात कर रहा हूं मैं। पार्ट ए भर भर के पूरा केस स्टडी होता है, पार्ट बी में केस स्टडीज नहीं आती है। ठीक है, इसलिए पार्ट बी में फोकस करने के लिए कह रहा हूं। पार्ट बी में मतलब मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी परेशानी है, एफर्ट्स दोगे, टाइम दोगे, मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, पार्ट बी स्कोरेबल है। पार्ट ए में लेकिन भर भर के केस स्टडीज आती हैं। पढ़ते वक्त अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ही केस स्टडीज पकड़ में आती है, तो ही समझ में आता है कि आंसर क्या लिखना है। पढ़ते समय आपने उस एंगल से, उस तरीके से सिचुएशन को देखा ही नहीं, तो आप आंसर नहीं कर पाते हो। ठीक है, दूसरी चीज की इसी वजह से केस स्टडी में काफी बार स्कोरिंग कम आती है, क्योंकि आप उस लैंग्वेज में, उस तरीके से उस सिचुएशन को समझा के बताना कि उसमें आप क्या सोचते हो, आपका जो ओपिनियन है, आपका जो फाइनल आंसर है, वो आपने कैसे डिराइव किया, वो ग्रामेटिकली अच्छे से प्रेजेंट करने में बड़ी दिक्कत होती है। इसीलिए वो 5 में से 4 लाना बहुत ही मुश्किल है। 5 में से 2, 5 में से 2.5 इसलिए मिलते हैं। बट आई वॉज सरप्राइज टू सी कि जहां प्लेन क्वेश्चन है, व्हाट इज डीमटेरियलाइजेशन, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस और एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डीमटेरियलाइजेशन। अब ये केस स्टडी थोड़ी है भाई, ये तो प्लेन क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। इस पे भी अगर आपको 5 में से 2 मिल रहे हैं तो भैया प्रॉब्लम आप में है। मैं नहीं मानता कि इंस्टीट्यूट में प्रॉब्लम है या पेपर टफ था। अगर डीमैट का इतना सिंपल और चिल्लर क्वेश्चन, उसमें भी आप फुल टॉस पे भी आप आउट हो रहे हो, या फुल टॉस पे भी आप सिंगल ले रहे हो, तो आप खुद क्रिकेट देखते ही हो ना, फुल टॉस पे जब कोई सिंगल लेता है कितना गुस्सा आता है आपको। फुल टॉस पे ये मारो, छक्का मारे, ऐसा आप भी सोचते ही हो ना। वैसे ही हमको भी लगता है कि जब एटलीस्ट, मैं बोल रहा हूं चलो 20 मार्क का भी पेपर ऐसा आ गया, 20 मार्क का भी पेपर ऐसा आ गया जो डायरेक्ट है पार्ट ए में, वहां पे भी अगर आप 20 में से 4 या 5 मार्क ही लोगे तो फिर कैसे पास हो जाओगे? आप कैसे 40 से आगे बढ़ने का सोच रहे हो, मुझे आप बताओ। आपके मतलब समझ रहे, आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। हाउ विल यू स्कोर मोर देन 40 और हाउ विल यू स्कोर मोर देन 50? लीव असाइड हाउ टू स्कोर मोर देन 60, वो तो डिस्कशन में कर ही नहीं रहा। मैं उस टाइप का टीचर ही नहीं हूं जो अनरियलिस्टिक, वो टॉप 5 कुछ चुनिंदा लोगों के लिए मैं वीडियोस नहीं बनाता। जो मेरी एवरेज ऑडियंस है मैं उसके लिए बनाता हूं। तो मेरा डिसेंट टारगेट 50 का रहता है हमेशा। तो 50 आप कैसे क्रॉस करोगे? तो ये इसी से ही क्रॉस करोगे। आपको फोकस करना है फुल टॉस पे। पूरे पेपर में आपको फुल टॉस ढूंढना है और उसको छोड़ना नहीं है। बहुत अच्छे से लिख के आना है, पॉइंट वाइज, प्रॉपर लेंथ अच्छे से
अच्छे से लिख के आना है, ताकि 5 में से 4 से कम वो दे ही ना पाए। जब आप ऐसे 5 में से 4 लोगे, जो सिंपल क्वेश्चंस हो रहे हैं, फिर मैं बताऊंगा कि न्यूमेरिकल्स भी काफी आपके, न्यूमेरिकल्स पे भी आपको फोकस करना है। अच्छा खासा न्यूमेरिकल का भी पोर्शन आता है, पार्ट बी में भी एक न्यूमेरिकल आता है, पार्ट ए में भी काफी आते हैं। न्यूमेरिकल स्कोरिंग है, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको कुछ लॉ नहीं लिखना है, वहां एक आपको सॉल्व करना है प्रॉपर। अगर आप सॉल्व करोगे, हेडिंग्स दोगे, टेबल फॉर्मेट में प्रेजेंट हो सकता है तो टेबल फॉर्म में प्रेजेंट करो, फाइनल आंसर अच्छे से आखिरी में लिखो, तो वहां मार्क्स कट करने का ज्यादा एरिया नहीं है। अगर उसमें अजम्पशंस इन्वॉल्व है तो आप अजम्पशंस लिख सकते हो, थोड़ा बहुत अगर लॉ इन्वॉल्व है तो थोड़ा बहुत आप लॉ भी लिख सकते हो। मुझे लगता है 5 मार्क का अगर न्यूमेरिकल है, 4 मार्क आप आराम से स्कोर कर सकते हो। मैं आपको अनरियलिस्टिक 5 में से 5 बोलूंगा ही नहीं, 5 में से एटलीस्ट मैं कह रहा हूं 4 तो आप ले सकते हो। तो ये 5 में से 4 वालों पे आपको ध्यान देना चाहिए। गेम यही है, गेम यही है, क्योंकि आप पूरे पेपर में सब में स्कोर नहीं कर सकते, कुछ में जहां स्कोर कर सकते हो वो आपको अवेयर होना चाहिए। 6 बॉल में से एक भी फुल टॉस मिल गई तो पूरे ओवर का जो इतना स्कोर चाहिए वो आ जाता है, समझ रहे हो? तो ये आपको बस यही लगाना है, आपको वो फुल टॉस ढूंढनी है और आपको मिलेगी, फुल टॉस जरूर मिलेगी, ठीक है? बस आपको वेट करना है उसके लिए। हर क्वेश्चन में एकाध कहीं कहीं फुल टॉस मिलेगा। हर क्वेश्चन में आप देख लो, या तो एक प्लेन क्वेश्चन आता है या तो एक न्यूमेरिकल आता है, काफी सारे क्वेश्चंस आपको कहीं कहीं ना कुछ मिल जाएगा। बस एक में फुल टॉस मिल गई, 5 में से 4 वहीं ले लो, तो आपका एवरेज बन जाएगा 40-50 मार्क्स, फिर आप आराम से अचीव कर सकते हो। जो लोग 40 क्रॉस नहीं कर पा रहे, बेसिकली उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, सब में वो 5 में से 2 ही ले रहे हैं, तो उनके मार्क्स भी एवरेज ही हो रहे हैं, 20-25-30 मार्क्स से ज़्यादा उनका स्कोर हो नहीं रहा है, तो दिमाग नहीं लगा रहे हो, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है? चलो, तो आई होप आप गेम समझोगे, ठीक है? गेम समझोगे, पूरे पेपर में कहाँ कहाँ आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो ये आपको आइडेंटिफाई करना है। और केस स्टडीज में भी हर केस स्टडी टफ नहीं रहती, बदनाम कर दिया है केस स्टडीज को एक्चुअली। काफ़ी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो आप अवेयर होते हो, या वो सिचुएशन पे या उस टाइप की सिचुएशन पे ऑलरेडी पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ऐसा भी होता है काफ़ी बार। सेम टाइप का मतलब केस स्टडीज है, सेम टॉपिक पे है, उसके अंदर भले अलग अलग पॉइंट पे होगा, पर वो टॉपिक पे ऑलरेडी केस स्टडी आ चुकी है, आप उस पैटर्न, उस सिचुएशन, उस लॉ के बारे में अवेयर हो। ऐसे भी बहुत सारे केस स्टडीज होते हैं, तो यहां पे भी आप 5 में से 3, आधा आधा मार्क आपको चुराना है बस, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपको 5 में से 1 या 5 में से 2 मिलने वाले। बस आप कहां कहां ये 5 में से 3, 5 में से 4 चुरा रहे हो, यही आपको 40 क्रॉस करवा सकता है, ठीक है? चलो, फिर है पूरा चैप्टर कभी भी स्किप नहीं करना है। बाय दिस टाइम अब काफी बच्चों को इसका एक्सपीरियंस आ चुका है। ऐसा चैप्टर जो उन्होंने सोचा कि कभी आता है कभी नहीं आता, या आता है भी तो 4 मार्क का आता है, फिर ऑल ऑफ सडन कब वो 8 या 16 मार्क का आ जाता है, उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ये चीज़ें मैं पहले कहता था, लोग मानते नहीं थे, इसलिए मैं देख रहे हो पूरी वीडियो में कहीं भी मैं चैप्टर वाइज वेटेज डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो कभी भी चेंज हो जाता है, उसके भरोसे आप अपने डिसीजन नहीं ले सकते। अगर कोई चैप्टर में से हमेशा 4 का आया है, उसमें से कभी भी 8 का भी आया है, वेटेज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपना पूरा जो ये अटेम्प्ट है दाव पे लगाना चाहते हो कि नहीं, इतना बड़ा रिस्क आप खेलना चाहते हो कि नहीं। और मुझे नहीं समझ में आता, जो बंदा इतना पढ़ रहा है उसको एक चैप्टर और पढ़ने में दिक्कत क्या है? एफर्ट ले तो कर भी सकता है, मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है, करना चाहिए, ठीक है? पूरा चैप्टर, कोई भी फुल चैप्टर आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है? ये आपको कोशिश करनी है। फिर है कि डिसेंट टारगेट रखो। काफी बच्चे टारगेट ही इतना बड़ा रखते हैं कि वो खुद ही डिमोटिवेट हो जाते हैं। 60, 70, 80, 90, अरे भाई रिटर्न पेपर है, रिटर्न पेपर है, पेपर की लेवल देखो, पेपर की एक्सपेक्टेशन देखो, आप उतना कर पाओगे क्या? आप पहले अपना वही इवैल्यूएशन कर लो कि आपका कितना मतलब एफर्ट है, कितनी आपकी लैंग्वेज है, कितना एफर्ट्स दे रहे हो, आपका एक ग्रुप है कि 2 ग्रुप है, ये सब आप देखो पहले, आप कितना कर पाओगे, उसके हिसाब से टारगेट सेट करो। इसलिए मैं हमेशा 50 मार्क्स का डिसेंट टारगेट देता हूं कि चलो ये सब्जेक्ट भले आपका एग्रीगेट निकाल ना पाए, पर इसमें डेफिसिट भी नहीं आना चाहिए। अगर आप सब में देखो 50-50 लेते हो तो आप पास हो जाते हो, तो ये सब्जेक्ट में भी मैं चाहता हूं 50 लो। 50 से कम आते हैं तो वो भार किसी और सब्जेक्ट पे आ जाता है एग्रीगेट निकालने के लिए, और 50 से ज्यादा आते हैं तो आप डेफिसिट को कवर अप कर सकते हो।
तो ये सब्जेक्ट से आप कवर अप तो नहीं कर सकते एग्रीगेट को, अदर सब्जेक्ट्स के जो डेफिसिट्स हैं इस सब्जेक्ट से आप नहीं निकाल सकते, बट बस इतनी कोशिश कर सकते हो कि इस सब्जेक्ट में डेफिसिट ना आने दो। अगर इस सब्जेक्ट में इंडिपेंडेंटली 50 आ जाते हैं तो उतना प्रेशर सीएमए एफएम या अदर सब्जेक्ट्स पे कम पड़ेगा, आए ख्याल में। तो इसमें बस 50 का टारगेट रखो, 45 to 50 अगर आप ले लेते हो मेरे हिसाब से काफी है, और ग्रुप की एग्रीगेट आपकी बहुत अच्छे से निकल भी जाएगी। इसमें 50 और ईबीसीएल में भी अगर आपके 45 to 50 आ जाते हैं तो सीएमएफएम पे ज्यादा प्रेशर होगा नहीं, और सीएमएफएम में 50-50 तो आराम से आ जाते हैं। क्लियर है क्या? तो ऐसा है, डिसेंट टारगेट रखो जिससे आप मोटिवेटेड रहो। 70-80 का टारगेट रखोगे भैया, 70-80 मार्क्स, 80 मार्क्स का तो पेपर सॉल्व होता है। मतलब लोग रियलिटीज से थोड़ा सा जानकार ही नहीं है। पेपर सॉल्व ही कितना कर पाता है एक एवरेज बच्चा? 80-85 का एवरेज एक बच्चा सॉल्व कर पाता है। कुछ ही लोग हैं जो 90 का सॉल्व कर पाते हैं, और बहुत ही कम लोग हैं जो 95 या 100 मार्क का पूरा अच्छे से पढ़ा हुआ और प्रॉपर टेक्निकली सॉल्व कर पाएगा। बहुत ही कम बच्चे होते हैं, रेयर ही बहुत बच्चे होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से कैटेगरी को बिलोंग करते हो, आप पेपर कितना सॉल्व कर पाओगे। अब कोई बंदा पेपर ही 80 का सॉल्व कर रहा है और वो टारगेट रख रहा है कि मैं 65-70 लूंगा, तो कैसे पॉसिबल है रिटर्न पेपर में? अनलेस वही मैं बोल रहा हूँ, वरदान वाला है, वरदान वाला बच्चा है, एज इट इज पूरा टेक्निकली लिख के आ जाता है, रेगुलेशन नंबर भी याद हो जाते हैं उसको, टेक्निकल लैंग्वेज भी याद हो जाती है, तो वो शायद कर भी ले। ये वीडियो एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, एवरेज स्टूडेंट्स के हिसाब से बनाई गई है, ठीक है। तो डिसेंट टारगेट रखो, बहुत फर्क पड़ता है इससे। फिर है कि एक या दो बाउंसर बॉल मिलेंगे, मतलब जिसपे आप बीट हो सकते हो, तो आप तैयार रहो। काफी बच्चे एक दो क्वेश्चन देख के बहुत निराश हो जाते हैं, उनका पूरा पासिंग का जो एक वो रहता है ना, वो भी डामाडोल हो जाता है। तो वो इसीलिए मैंने देखा है कि इसीलिए होता है क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन ऐसी होती है कि पूरा पेपर उनको आएगा, पूरा पेपर वो सॉल्व करके आ जाएंगे। ऐसी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन की वजह से ही वो बहुत निराश हो जाते हैं, और फिर वो जितना उनको आता है वो भी लिख नहीं पाते। मैंने देखा है बहुत बच्चों के साथ हुआ है। तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखो, आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, जितना एटलीस्ट आपके अंदर है उतना आप लिख के आ पाओगे। तो एक दो बाउंसर आते ही हैं, एक दो क्वेश्चन आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट आएंगे जो आपने नहीं पढ़े। इवन इफ आपने सारे चैप्टर्स कवर किए, इवन इफ आपने सारे चैप्टर्स कवर किए हैं, स्टिल आपको एक दो क्वेश्चन बाउंसर दिखेंगे जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है या जो बहुत ही ऑफ बीट क्वेश्चन है। तो आप उससे सरप्राइज मत हो, एक या दो आते ही हैं, ऐसा आप मान के चलोगे। 90 मार्क्स का ही पेपर आप छोड़ा पाओगे, ऐसा मान के चलोगे तो बेटर रहेगा। किस्मत अच्छी रही, एक भी बाउंसर नहीं आया तो अच्छा है, एक भी आपको शॉर्ट पिच बॉल नहीं आया और सर पे लगने का टेंशन नहीं है, तो समझ रहे हो। एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा रियल सिचुएशन से ऐसा मैच करो तो आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे। फिर है आइडेंटिफाई द केस स्टडी सिचुएशंस व्हाइल रीडिंग एंड रिवाइजिंग। केस स्टडी के लिए मुझे नहीं लगता आपको कुछ अलग से प्रिपेयर करना चाहिए। केस स्टडीज बेसिकली क्या होती हैं? सिचुएशंस होती हैं। और लॉ जब आप पढ़ते हो तो लॉ के अंदर ही तो सिचुएशंस के पूरे रास्ते दिए हुए हैं ना, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा हुआ तो कंपनी को ऐसा करना है, या ये ऐसा होगा, ये वैसा नहीं कर सकता। तो यही तो, यहीं से तो केस स्टडी बनती है ना। केस स्टडी कोई आउट ऑफ लॉ थोड़ी होती है, आप पढ़ी वही रहे हो ना, लॉ पढ़ रहे हो, उसी में अगर आपने पढ़ते 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 ध्यान दिया, अलर्टनेस से आपने पढ़ा कि यार ये तो एक सिचुएशन के बारे में बात कर रहा है, जहां जहां आपको लग रहा है कि कोई सिचुएशन है और उसमें क्या करना चाहिए लॉ बता रहा है या रूल्स बता रहा है, तो वो वहां पे आप केस स्टडी सिचुएशन क्वेश्चन बना सकते हो। तो पढ़ते पढ़ते ही आप आइडेंटिफाई करते जाओ, आपको पढ़ने में भी बहुत ज्यादा मजा आएगा कि यार ये बहुत बढ़िया सिचुएशन है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करते जाओ, अपने अपने आप आपको फिर केस स्टडीज इतना सरप्राइज नहीं करेगी। आए ख्याल में? पढ़ो ही उस एंगल से, न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है। और कम से कम एक फुल सिलेबस पेपर तो आपको देना ही है, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। टाइम नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ये नॉन नेगोशिएबल है, क्योंकि रिटर्न पेपर है। आपको पता होना चाहिए कि वो 3 घंटे में आप कैसे बिहेव करने वाले हो। एक वो राउंड होना बहुत जरूरी है, कैसे आप पेपर को प्लान करते हो। अभी तो आपको 15 मिनट्स पेपर देखने के लिए भी मिलेंगे, ठीक है, अभी तो 15 मिनट्स पेपर देखने के लिए भी मिलेंगे, तो आपका पेपर छूटने का चांस बहुत कम है। अगर आपको आता ही नहीं है तो ठीक है, वो तो छूटेगा ही, पर प्लानिंग या गड़बड़ होती है ना, जो एक पैनिक होता है, वो अब नहीं हो पाएगा। 15 मिनट्स आप पेपर को अच्छे से देख सकते हो और उस 15 मिनट्स में आप सीक्वेंस डिसाइड कर सकते हो। ये जो मैं बोल रहा हूं ना कि जो फुल टॉस है वो आप 15 मिनट में आराम से आइडेंटिफाई कर लोगे। जो क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन ईजी हैं, जो फुल टॉसेज हैं उनको आप पहले लिख लो,
पार्ट बी तो पहले लिखना ही है, पार्ट ए के अंदर भी जरूरी नहीं कि आप एक सीक्वेंस में पूरा आंसर करो। जो क्वेश्चन सब क्वेश्चन ज़्यादा ईजी हैं वो आप पहले सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली पहले 2 घंटे आपको पूरे ऐसे चीज़ों पे देने हैं जो सबसे बेस्ट आपको आता है। सबसे बेस्ट आपको क्या आता है? पार्ट बी। तो पहले 1 घंटे में पहले वही लिख लो। फिर पार्ट ए के अंदर आपको वो 15 मिनट में आइडेंटिफाई करना है कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत अच्छे से आती हैं और वो बाउंसर फुल टॉसेज हैं और मैं उसको छक्का मार सकता हूँ। तो ऐसे क्वेश्चंस को पहले आंसर करना है, सब क्वेश्चंस नहीं। सब क्वेश्चन अलग अलग जगह आप नहीं लिख सकते। एक क्वेश्चन अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसके सब क्वेश्चन एक जगह पे लिखने पड़ते हैं, एक सब क्वेश्चन इधर, एक सब क्वेश्चन आखिरी में, ऐसा नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहा हूं तो उसके सब क्वेश्चन सब एक जगह पे लिखने होते हैं। फिर क्वेश्चन 3 स्टार्ट कर रहा हूं तो उसके सब क्वेश्चन एक जगह लिखने पड़ते हैं। पर पहले 1 लिखना है कि पहले 3 क्वेश्चन लिखना है, उसका कोई रूल नहीं है। पहले 3 भी लिख सकता हूं, पहले फिर 2 भी लिख सकता हूं, फिर 1 भी लिख सकता हूं। सीक्वेंस आप चेंज कर सकते हो मेन क्वेश्चंस के। सब क्वेश्चंस एक जगह पे आपको लिखने हैं, एक ही फ्लो में। ठीक है, और एक से ज्यादा टेस्ट दे पाओ तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। आपको बहुत अच्छी गेम समझ में आ जाएगी, कहां आपसे गलती होती है, कहां आप आउट होते हो, या इसका एनालिसिस आपका अच्छा हो जाएगा और वो गलतियां आप मेन पेपर में नहीं करोगे। ये बहुत बढ़िया फायदा होता है टेस्ट सीरीज से। ठीक है, और फिर है कि सिलेबस काफी वास्ट है तो आपको मल्टीपल रिविजन्स करना बहुत जरूरी है। तो आप मॉड्यूल से भी मत पढ़ो, क्योंकि मॉड्यूल से आप पढ़ोगे 700-800 पेज का, 700 पेज का अगर मॉड्यूल पढ़ोगे तो फिर आप मल्टीपल टाइम्स नहीं पढ़ पाओगे। एक बार या मैक्सिमम 2 बार ही आप रिवाइज कर पाओगे। 5-5, 6-6 बार जो याद करने के लिए करना पड़ता है ना, वो नहीं हो पाएगा। और मॉड्यूल बहुत ही लेंदी होता है, मुझे नहीं लगता कि एवरेज बच्चा कर पाएगा। वो बहुत बर्डनसम उसको फील होगा। अगर कोई स्टडी मटेरियल से रिवाइज कर रहा है वो बहुत बर्डनसम फील करेगा और उसका कवर नहीं हो पाएगा। एक तो बहुत टाइम लगेगा, ऊपर से बर्डनसम फील होगा, कॉन्फिडेंट वो बच्चा फील नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो रिवीजन नोट्स बहुत क्रूशियल हो जाती हैं। रिवीजन नोट्स पूरी चार्ट फॉर्म में भी नहीं चलेगी, सिर्फ समरी चार्ट्स और इजी लैंग्वेज में अपनी हैंड राइटिंग में, ये सब बकवास बातें काफ़ी बच्चे करते हैं। मुझे बिल्कुल भी मतलब लॉजिक समझ में नहीं आता। कोई फर्क नहीं पड़ता, जिंदगी भर आप अपने हैंड रिटन नोट से नहीं पढ़ सकते। प्लीज़ ग्रो अप। इतने सारे लॉ हैं, नए लॉ आएंगे। चीज़ें ऐसी करो जो आप आगे भी कर पाओ, ऐसी आदतें डालो जो आप आगे भी कर पाओ। सस्टेनेबिलिटी का ही तो प्रॉब्लम है ना। अब देख रहे हो ना, एनवायरमेंट पे भी यही हो रहा है। शॉर्ट टर्म कुछ ये करने के लिए लोग सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, पर आज फिर से घूम फिर के बॉल वहीं आ गया है कि सस्टेनेबिलिटी हर चीज में देखनी चाहिए। काम ऐसे ही करो जो सस्टेनेबल हो। तो पढ़ने का तरीका भी वैसा ही है। आगे चल के आप कंपनी सेक्रेटरी बनने वाले हो भाई, कॉम्प्लायंस ऑफिसर बनोगे, इतने सारे लॉ पढ़ने हैं आपको, इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस प्रोसीजर्स पढ़ने हैं। क्या सबके हैंड रिटन नोट्स बनाते बैठोगे? पॉसिबल नहीं है ना भाई। बेयर लैंग्वेज से पढ़ के बेयर लैंग्वेज में ही रिवाइज करने की आपको आदत डालनी पड़ेगी। बहुत डिपेंडेबल हो जाओगे, नहीं तो आप अदर्स पे, या बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको हर चीज़ को करने में, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, उसके बिना भी काम चल जाता है। ये आपने अपने आप को गंदी आदत डाल दी है जो कि आगे बहुत भारी पड़ती है आपको, आए ख्याल में, क्योंकि आदतें बनाने और छोड़ने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो ये समरी चार्ट्स, हैंड रिटन चार्ट्स, ठीक है, नॉट वर्थ इट। अगर आप अपने आप को चेंज कर सकते हो जल्दी से जल्दी चेंज कर लो। ठीक है, और रिवीजन नोट्स पे फोकस करो। अच्छे रिवीजन नोट्स ढूंढो, या आप खुद भी बना सकते हो। ठीक है, कॉपी पेस्ट करके, ठीक है, वर्ड फाइल में खुद बनाओ, खुद प्रिंट करके खुद पढ़ो, वो भी कर सकते हो। अगर आपके पास लैपटॉप है, सब है, आप मॉड्यूल से खुद अपने नोट्स बना सकते हो, जैसे हम बनाते हैं। मैं कैसे बनाता हूँ? मॉड्यूल से ही बनाऊंगा, या कहीं ना कहीं से बेयर लैंग्वेज से ही बनाऊंगा ना। बस आपको फिल्टर करना है, टॉपिक्स को फिल्टर करना है और उसको थोड़ा सा कोशिश करना है एग्जाम टच देने की, कि भाई ये टॉपिक पे क्वेश्चन आए तो कितना लेंथ होगा, कौन सी चीज़ें मैं हटा सकता हूँ, कौन सी चीज़ों पे क्वेश्चन नहीं आ सकता, या थोड़ा बहुत फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा, तभी वो लेंथ कम होता है। अगर आपको हर टॉपिक कवर करना है तो हर टॉपिक की लेंथ थोड़ी थोड़ी कम करनी पड़ेगी, तभी वो नंबर ऑफ पेजेस 500-600 से कम होकर 250-300 पे आएंगे, जो मैनेजेबली आप 5-6 बार पढ़ सकते हो। तो आपको थोड़ा सा बस एग्जाम के नज़रिए से वो नोट्स बनाने होते हैं। ठीक है, मेरे नोट्स अवेलेबल हैं, आप यूज़ कर सकते हो, वेबसाइट पे अवेलेबल है। वेबसाइट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। प्रॉपर रिवीजन नोट्स अवेलेबल हैं। अमेंड अभी होने के हैं, अमेंडेड कुछ ही दिनों में आ जाएंगे। आई थिंक सितंबर एंड तक आपको मिल जाएंगे। और हाल ही में दिसंबर 23 के सजेस्टेड आंसर ICSI ने रिलीज कर दिए हैं, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप आंसर्स देख सकते हो, कैसे लिखा जाता है, कैसे आंसर्स हैं, क्या है,
थोड़ा बहुत आपको और अच्छे से आइडिया हो गया। और जिन्होंने जून 23 पेपर दिया था वो भी अपने आंसर्स थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। तो जून 23 के सजेस्टेड आंसर रिलीज हो गए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। दूसरा, अमेंडमेंट्स के बारे में भी बात कर लेता हूं। अमेंडमेंट्स भी रिलीज हो चुके हैं, सप्लीमेंट रिलीज हो चुका है एसएलसीएम का, और इस बार इंस्टीट्यूट ने तकरीबन 1.5 या 2 साल का पूरा कॉम्पाइलेशन दे दिया है। उसमें से अगर आप फिल्टर करोगे कि दिसंबर 23 के लिए क्या रेलेवेंट है, दिसंबर 23 का जो टाइमलाइन होता है वो होता है 1 दिसंबर 22 से 31 मई 23। ठीक है, ये इसके दौरान जो पूरे अमेंडमेंट्स हैं वो आपके सिलेबस में एप्लीकेबल है फॉर दिसंबर 23 एग्जामिनेशंस। तो अगर आप इसको फिल्टर करोगे उस सप्लीमेंट में हर चैप्टर के अंदर सिर्फ 2 या 3 पेज ही निकलते हैं। मतलब इतनी बड़ी सप्लीमेंट देख के काफी बच्चे डर गए होंगे, तो मैं बता दे रहा हूं वो सब पूरा कंपाइलेशन है। 3-3, 4-4 अटेम्प्ट का कंपाइलेशन उन्होंने दिया हुआ है। आई डोंट नो व्हाई, क्या जरूरत थी मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। तो इसमें से आपको ये टाइम को फिल्टर करके बस वो टिक करना है कि कौन से आपको इस अटेम्प्ट के लिए अलग से पढ़ने हैं। तो मैंने देखा कि यार 2-2 पेज हर चैप्टर के अंदर, 2-2 पेज बस ऐसा था जो इस रेंज में बैठता है। मतलब पूरे सिलेबस में हार्डली 10 पेज का अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट भी बहुत कम था, सर्कुलर ज्यादा थे। ठीक है, रेगुलेशन बेस्ड अमेंडमेंट बहुत ही कम है, मैक्सिमम चीजें आपके सर्कुलर्स वगैरह ज्यादा दिए हैं। ठीक है, तो उसका आपको इसलिए बोल रहा हूं टेंशन मत लो। टेंशन लेने वाले अमेंडमेंट्स इस बार नहीं है। मैं अमेंडमेंट्स आई थिंक सितंबर एंड या अक्टूबर फर्स्ट वीक तक आपको दे दूंगा, यूट्यूब पे दे दूंगा सबको। ठीक है, और अमेंडेड नोट्स भी आपको मैं सितंबर एंड तक दे दूंगा। ठीक है, वो दोनों मेरी तरफ से पेंडिंग है, दोनों आपको मंथ एंड तक मिल जाएंगे। ठीक है, चलो, तो ये सब था गाइस, 2-3 चीजें जो मैंने बताई हैं, प्लीज उस पर ध्यान देना, क्योंकि डायरेक्शन ही गलत है ना, फिर कुछ नहीं हो सकता, समझ रहे हो? फिर कोई चीज आपको हेल्प नहीं कर सकती। काफी बच्चों का डायरेक्शन ही गलत है, फिर वो हेल्प मांगते हैं। अरे गलत डायरेक्शन में मैं कैसे हेल्प करूंगा? जब तक आप डायरेक्शन बदलने के माइंडसेट में नहीं हो, आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता। अगर आप समरी चार्ट्स पढ़ के जाना चाहते हो तो मेरे हिसाब से वो गलत डायरेक्शन है। अगर आप करना चाहते हो आप करो, मुझसे हेल्प मत मांगो, मैं ऐसा बोल रहा हूं। जो टीचर आपको कोई चीज कह रहा है वो उसमें बिलीव करता है, अब उससे उसके अलावा कुछ आप कर रहे हो, आप कर सकते हो, पर आप वो टीचर से हेल्प नहीं मांग सकते, क्योंकि वो उस चीज में बिलीव ही नहीं करता है, तो आपको क्यों हेल्प करेगा? समझ रहे हो? तो ये मैं कह रहा हूं। चलो, तो ये सब था। ठीक है, आई होप काफी चीजें मैंने टच कर दी हैं। अमेंडमेंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, काफी और भी चीजें होंगी। ठीक है, तो कुछ और रहा तो मैं एक और वीडियो भी माइट भी बनाऊं, या कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगा कि यार मैंने उस पर तो बात ही नहीं की है, ऐसा भी हो सकता है जो मुझे बाद में रियलाइज होगा, तो मैं डेफिनेटली उस पर एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच सुनने के लिए, टाइम देने के लिए, एंड आई होप आप चीज़ों को नोट डाउन कर चुके हो, एंड आई होप आप उसको उस पर ध्यान दोगे, उस पर सोचोगे कि आपको क्या करना चाहिए, आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, लिंक्स सारे मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं जो भी मैंने बात की है। वीडियो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो इस चैनल पे। बहुत सारे गाइडेंस वीडियोस, बहुत सारे रिवीजन वीडियोस इस पे आगे चल के आने वाले हैं, सो डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।